नमस्कार, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। जैसे कि पता है कि यूपी स्पेशल हम पढ़े, यूपी स्पेशल में आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी का भूगोल पढ़ेंगे, क्योंकि यूपी का इतिहास हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब यूपी का भूगोल पढ़ेंगे। यूपी के भूगोल में देखेंगे कि यूपी की उत्पत्ति कैसे है, तो यूपी की जो चट्टाने हैं या यूपी में जो मृदा पाई जाती है, किस प्रकार की मृदा है, यूपी का कितने भागों में बांटा गया है, कितने पार्ट में यूपी का भौगोलिक क्षेत्र को बांटा गया, और यूपी जो है किस काल हिस्सा है, भूगर्भिक इतिहास हम देखेंगे। तो आज से नया टॉपिक लेकर आए हैं यूपी का भूगोल। यूपी का इतिहास हमने लगातार आप लोगों को पढ़ाया और आप लोगों को पढ़ने में भी बहुत मजा आया होगा, और फ्लो चार्ट पे हम सारी चीजों को क्या करते थे आपको समझाते हुए चले। उसी तरह आज मैं आपको बताऊंगा यूपी का भूगोल। अगर मैं बात करूंगा यूपी के भूगोल में, मैं आपको बात करूं तो यूपी के भूगोल में क्या क्या देखेंगे उस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। पहली टॉपिक में आपको लेकर आए हैं यूपी के में देखेंगे यूपी का ये भौगोलिक या भूगर्भिक दृष्टि। अगर मैं बात करूं यूपी का भूगर्भिक दृष्टि कैसे है, तो कहा जाता है कि यूपी जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगर मैं बात करूं गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगर मैं बात करूं तो जब हिमालय या पृथ्वी की जब उत्पत्ति हो रही थी तो तैथिस सागर था। क्या था? ये तैथिस सागर था, और तैथिस सागर में एक पेंजिया नाम का स्थान हुआ करता। जो पेंजिया टूटता है तो दो बराबर भागों में विभाजित होता है। एक बराबर भाग में जो अलग होता है उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड, नालैंड। दूसरा जो पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड, उसे लारेशिया का बोलता है। क्या? लारेशिया कहा जाता है। अब जो गोंडवाना लैंड का पार्ट होता है वही हमारा यूपी या उसी में भारत, उसी में एशिया क्या करता है? निवास करता है, उसी का एक पार्ट है। तो कहा जाता है कि जब ये भूगर्भिक दृष्टि से देखा जाता है यूपी के, तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और जब ये इसका विस्तार होता है तो ये भारत किसमें? तो उत्तरी गोलार्ध में। ये भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में स्थित है। ये उत्तर पूर्व गोलार्ध में क्या है? स्थित। अगर कहा जाएगा कि जो भारत है ये इक्वेटर रेखा से उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित एक जगह है जिसमें भारत पड़ता है, और भारत का ही पार्ट है यूपी। अगर मैं कहा जाता कि यूपी को, उत्तर प्रदेश को तीन भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने? जब यूपी का विघटन किया गया, विभाजन किया गया, तो यूपी के तीन भौतिक क्षेत्रों में बांटा जाता है। और तीन भौतिक क्षेत्र क्या क्या है? यूपी के तीन भौतिक क्षेत्रों की मैं बात करूं तो क्या है उस पर आइए देखते हैं। उसको हम देखते हैं। पहला जो है, पहला जो है आपका यूपी का दक्षिण क्षेत्र। क्या है? यूपी के दक्षिण क्षेत्र की मैं बात करूं तो इसमें आ जाता है विंध्यन क्रम के शैलों से बना हुआ। जो यूपी का दक्षिण क्षेत्र में देखा जाएगा तो ये जो है विंध्यन क्रम के शैलों से बना हुआ। कहा जाता है कि जो यूपी का प्री कैम्बियन युग की चट्टानों से यूपी का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। यह प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। तो यूपी को तीन भौतिक क्षेत्रों में हम लोग बांट कर देखते हैं। विंध्यन क्रम के शैल से बना हुआ है, प्री कैम्बियन युग की चट्टानों से निर्मित, या ये प्रायद्वीपीय भाग का ये हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है कि जब यूपी का निर्माण हो रहा था उस समय की मैं बात करता हूँ, पूरे भारत का निर्माण या पूरी पृथ्वी के निर्माण जब हो रहा था, तो उस समय जब पृथ्वी टूटती है, पृथ्वी का जब निर्माण हो तो पृथ्वी टूटती है, तो एक पेंजिया नामक स्थान पे एक पेंजिया होती है। देखिए क्या है ये पेंजिया। पेंजिया दो बराबर भागों में टूटती है। पहला जो टूटता है उसको लारेशिया या अंगारा लैंड बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट जब टूटता है उसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं। जैसे ये है, ये पेंजिया है। पेंजिया पे अत्यधिक दबाव पड़ता है तो पेंजिया क्या है? दो बराबर भागों में टूट जाती है। क्या है? दो बराबर भागों में ऐसे टूट जाती है। जो ऊपर का भाग होता है उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। गोंडवाना लैंड कहा जाता है। जो नीचे का पार्ट आता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए, जो ऊपर का पार्ट होता है उसे अंगारा लैंड क्या कहा जाता है? सॉरी, उसको अंगारा लैंड कहा जाता है। जो नीचे का पार्ट आता है इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। गोंडवाना लैंड का जो आपकी इमेज में बना हुआ, एक पेंजिया, पेंजिया पर अत्यधिक दबाव और घर्षण होने के कारण ये क्या कर दो बराबर भागों में टूटती है। एक अंगारा लैंड बनती है, दूसरा गोंडवाना। जो नीचे का पार्ट होता है उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं, जो ऊपर का पार्ट होता है उसे अंगारा लैंड कहते हैं। उसी तरह जो पेंजिया जब टूटती है तो अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड या लॉरेशिया इसे कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। जब मैं बात करता हूँ अंगारा लैंड या लॉरेशिया में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, तो उस समय नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, तीन, ध्यान रखिएगा, तीन जो ये महाद्वीप हुए वो किसके पार्ट हुए? तो तीन जो महाद्वीप हुए वो पेंजिया के पार्ट हुए। कौन कौन? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का कुछ पार्ट जो होता है ये अंगारा लैंड या लॉरेशिया में पड़ते हैं। अगर वही मैं बात करूं गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप का निर्माण होता है, तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ इंडिया जो है
इसका भी क्या होता है, कुछ पार्ट किसमें पड़ता है, ये गोंडवाना लैंड जो हम लोग निवास करते हैं, हम लोग गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं, गोंडवाना लैंड के पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा, पेंजिया जब दो बराबर भागों में टूटती है तो वह दो बराबर भागों में टूटती है। एक का अंगारा लैंड नाम पड़ता है, दूसरा का गोंडवाना लैंड नाम पड़ता है। अंगारा लैंड या लॉरेशिया में 3 महाद्वीप आते हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया आता है। अगर गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ इंडिया का कुछ पार्ट इसमें आते हैं। अगर देखिए ये आप क्रम अगर चित्र में देखेंगे तो ये पेंजिया है, पेंजिया टूटता है तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के दो बराबर भागों में टूटता है। और इसका निर्माण जब होता है तो कहा जाता है, देखिए कुछ कोड लिखा हूं, 1 2 3, 1 2 3 का मतलब क्या हुआ कि अंगारा लैंड में, अगर मैं बात करूं अंगारा लैंड में तो 3 महाद्वीप हुए हैं। देखिए 1 2 3, अंगारा लैंड में क्या हुए, 3 महाद्वीप हुए। अगर मैं बात करूं गोंडवाना लैंड में कितने हुए, तो गोंडवाना लैंड में 1 2 3 4 5, यहाँ से लिखेंगे 4 5 6 7, 4 किस में हो गए, 4 इसमें हो गए। अगर मैं बात करूं इसकी में तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से 4 5 6 7 7, ठीक है। ये क्या है, ये आपके हैं। तो 3 जो है अंगारा लैंड लॉरेशिया में पाए जाते हैं और 5 जो है ये आपके गोंडवाना लैंड में पाए जाते हैं। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए इस क्रम में हम आपको बता दिए, ठीक है। ये आपका कुछ ट्रिक्स है जो आप याद कर सकते हैं, आपको याद करने का बहुत जल्दी है तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे भूगर्भिक संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पेंजिया टूटता है तो कैसे बनता है। ये बात हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं क्योंकि यूपी का जिस तरह से निर्माण हुआ उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूं कि यूपी का भौगोलिक विभाजन कैसे किया जाएगा, तो कहा जाता है कि यूपी जो उत्तर प्रदेश है उसको 3 बराबर भाग को हम बांट के पढ़ते हैं। पहला जो भाग होता है उसे भाबर या एवं तराई क्षेत्र कहते हैं, दूसरा जो होता है उसे गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र कहते हैं और तीसरा जो है उसका दक्षिण का पठारी क्षेत्र कहा जाता है। अगर मैं बात करूं यूपी के विभाजन की, मैं बात करूं तो यूपी का विभाजन जो है, यूपी का विभाजन 3 भागों में करते हैं, 3 भागों में करते हैं। 3 भागों में किया गया। पहला जो भाग होगा वो आपका, पहला भाग जो होगा यूपी का वो भाबर होगा, आप देख सकते हैं भाबर, या इसी को हम तराई क्षेत्र कहते हैं। दूसरा जो है गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र हो जाएगा, क्या, गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र होगा, गंगा यमुना का दोआबी। और तीसरा जो पार्ट होगा आपका ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र होगा, क्या होगा, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र होगा। अगर आपके दिमाग में बार बार ये चीज आ रहा है कि सर जी ये जो आप गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र क्या बोल रहे हैं, तो हमने बताया गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र जो है, गंगा और यमुना नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। तो मैं आगे चल के बताऊंगा, तो इतना ध्यान रखिएगा यूपी का जो भौगोलिक विभाजन है वो 3 प्रकार से किया गया, भाबर एवं तराई क्षेत्र के, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र के माध्यम से किया गया था। इतना उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आ रही है। अगर चीजें समझ में आ रही है तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यूपी का जो भौगोलिक है बहुत अच्छा है। यूपी का जब भौगोलिक क्षेत्र आप जान जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगा सारे चीज को पकड़ने में। क्यों, क्योंकि अब यूपी का इतिहास पढ़ लिए, अब यूपी का भूगोल पढ़ रहे हैं। जब यूपी का भूगोल पढ़ेंगे तो आपको यहाँ की मृदा के बारे में पता चलेगा, आपके यहाँ के पर्वतों के बारे में पता चलेगा, या आप यहाँ के पठार के बारे में पढ़ेंगे। आप देखेंगे यूपी में कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। तमाम जो यूपी की भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है ये सारी चीज आपको पढ़ाया जाएगा इससे। तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आ रही होगी। आप भी पेन पेपर पेंसिल लेकर बैठे होंगे, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट करते रहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगले की मैं बात करूं, अब देखिए अब मैं बात कर रहा हूं कि जो यूपी को भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजन किया गया था, 3 क्षेत्रों में विभाजन किया गया था। मैं बताया था एक तराई क्षेत्र, दूसरा गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र और तीसरा जो पठारी दक्षिण का क्या पठारी क्षेत्र, उसमें मैं चर्चा करने चला हूं। अगर मैं अभी बताया था यूपी को यूपी की जो भौगोलिक विभाजन है वो कितने भाग में किया गया था, 3 भाग में किया गया था। क्या किया गया था, 3 भाग में किया गया था। जो अभी मैं बताया 3 भाग में क्या किया गया था। और 3 भागों में जब किया गया था तो अभी मैं बताया था कौन कौन भागों में किया गया था। तो पहला आपको भाबर या तराई में बताया था, भाबर या तराई क्षेत्र में बताया था। दूसरा मैंने बताया था गंगा का मैदान, गंगा या यमुना का मैदान मैं बताया था। तीसरा मैंने बताया था कि दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब ध्यान रखिएगा ये चीज मैंने आपको पिछले टॉपिक में पिछले पेज में बताया था। अब देखिए जो 3 पार्ट मैंने बताया यूपी के 3 भागों में विभाजित, जो ये हरा हरा पार्ट है, जो ऊपर हरा हरा पार्ट है, जो उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक ये लगा हुआ है, ये जो भाग है हमारा
ये भाग होता है हमारा, क्या होता है, ये भाबर या तराई का क्षेत्र कहा जाता है, भाबर या तराई का क्षेत्र कहा जाता है। ये पहला आपको देखने को मिला। भाबर और तराई का क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के जो उत्तर दिशा में, उत्तर प्रदेश के जो उत्तर दिशा में जो पड़ता है उसे भाबर या तराई क्षेत्र कहते हैं। जो गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है, जो दो नदियां गंगा और यमुना जो यूपी के मध्य से गुजरती हैं, इनके क्षेत्र में जो आता है उसे गंगा या यमुना का मैदानी क्षेत्र कहते हैं। यानी दो नदियां जो गंगा के बीचों बीच, जो दो नदियां जो उत्तर प्रदेश के बीचों बीच में बहती हैं, उसके बीच का जो क्षेत्र आता है उसी को हम लोग गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि दो चीजें आपको स्पष्ट हो गया, पहला भाबर और तराई क्षेत्र, दूसरा गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। ये क्या है? तीसरी की मैं बात करूंगा, तीसरी में बताया हूं दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पठारी क्षेत्र भी क्या है? यूपी का भौगोलिक क्षेत्र का डिवाइडेशन या विभाजन करता है। तो यूपी का जो देखेंगे आप, यूपी का दक्षिणी क्षेत्र देखेंगे ये पठारी क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे वर्षा सबसे कम होती है और ये जमीन जो होती है ये सूखा होता है। कैसा होता है? शुष्क होता है। यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है और जब वर्षा कम होती है तो जमीनें वहां पर अनउपजाऊ और शुष्क रूप में देखी जाती है। इसीलिए इसको दक्षिण का पठारी क्षेत्र कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार जो यूपी और एमपी दोनों पड़ता है, यूपी और एमपी में दोनों में पड़ता है बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद दक्षिणी पठार, इसके बाद जो है आपका एमपी से लगे जिले आ जाते हैं। ये बुंदेलखंड के पठार है। पठार के बाद एमपी के कुछ जिले आते हैं। कहा जाता है कि बुंदेलखंड में 7 जिला यूपी का, बुंदेलखंड में 7 जिला यूपी का है और एमपी का जिला मिले हुए हो। तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपका देखिए यहाँ पे महोबा है, हमीरपुर है, झांसी है, जालौन है, ललितपुर है, ये तीजे आता है। अगर मैं बात करूँ इधर आऊँ, इस साइड में आऊँ, तो कुछ दो ऐसे जगह पड़ते हैं जिसे हम बघेलखंड का पठार बोलते हैं, बघेलखंड का पठार। इधर तो बुंदेलखंड का पठार था, इधर बघेलखंड का पठार है। और बघेलखंड भी में भी देखा जाए तो बघेलखंड में उत्तर प्रदेश के 2 जिले आते हैं। पहला सोनभद्र, 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 दूसरा मिर्जापुर। क्या? मिर्जापुर। ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्या है आपको देखना, बघेलखंड में 2 जिले आते हैं और बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं। बघेलखंड भी जो यूपी और एमपी से लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यूपी का जो भौगोलिक या भौतिक विभाजन है वो 3 भागों में किया गया, भाबर या तराई क्षेत्र में, दूसरा गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा जो है दक्षिण का पठारी क्षेत्र या बुंदेलखंड का पठार। ये देखिए, ये देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी और आप डायग्राम के माध्यम से चीजों को स्पष्ट कर सकते होंगे और आप लिख सकते होंगे और आप पेपर पेंसिल से बनाएंगे तो ये चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस आपको फिगर देखना है। अगर प्रश्न पूछे तो भौगोलिक उत्तर प्रदेश को भौतिक प्रदेशों में कितने विभाजन किए गए, तो आप कौन कौन 3 है, तीनों का नाम लिख देंगे। तो डायग्राम में भी आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आइए आगे की मैं बात करता हूं, इसको आगे की मैं बात करता हूं। अब प्रश्न बनता है कि सर तराई क्षेत्र किसे कहते हैं? जैसे भाबर और तराई क्षेत्र आपके दिमाग में बन रहा होगा, तराई क्षेत्र किसे कहते हैं? तो मैं बता दूं तराई किसे कहते हैं। कहा जाता है कि तराई क्षेत्र वो क्षेत्र होता है, यहाँ की जलवायु हमेशा स्वस्थ के लिए अनुकूल होती है। स्वस्थ के लिए क्या होती है? कम अनुकूल होती है, क्योंकि यह तराई क्षेत्र यहाँ पर मच्छर मक्खियां बहुत ज्यादा होती है, जो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? कम उपयोगी होता है। यहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, अनुकूल स्थिति नहीं होती है किसी व्यक्ति को यहाँ पे रहने के लिए। इन क्षेत्र की प्रमुख फसल जो होती है, इन क्षेत्र की जो प्रमुख फसल होती है, यहाँ पे गन्ना का उत्पादन होता है, यहाँ सबसे अच्छा गेहूं होता है, और यहाँ पे क्या होता है? धान होता है, और यहाँ पे क्या होता है? जूट की क्या होती है? खेती की जाती है। कहा जाता है कि तराई क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो 2 नदियों या पहाड़ों से नीचे, पहाड़ों की क्या है? नीचे का एक दलदली भूमि होती है, दलदली होती है। यहाँ पे हमेशा क्या होती है? पानी लगा होता है और दलदल ही होता है, और यहाँ पे रहने योग्य नहीं होती है। यहाँ का आर्द्रता सबसे ज्यादा होती है और यहाँ पे जलवाष्प की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और यहाँ पे कीट मकोड़े जो होते हैं जो ज्यादा रहते हैं, यहाँ पे बीमारियां ज्यादा फैलती है, इसीलिए यहाँ पे व्यक्ति को रहने योग्य नहीं होता है। लेकिन इस क्षेत्र में उपजाऊ फसलें बहुत ज्यादा होती है, जैसे गन्ना की खेती के लिए लाभदायक हो जाता है, धान के लिए हो जाता है, जूट की खेती की जाती है। तो ये तमाम चीजें जो है यहाँ पे क्या होता है? अधिक मात्रा में होती है। तो तराई क्षेत्र समझ में आ जाता है ऐसा क्षेत्र जो पहाड़ों से निकलने वाली नदियां 10 से 20 किलोमीटर की दूर में क्या होती है? दलदली भूमि की तरह होती हैं, और वहाँ पे मच्छर मक्खियां ज्यादा होती हैं, वहाँ पर किसी व्यक्ति के रहने के लिए योग्य नहीं माना जाता, उसी को तराई क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गन्ना, गेहूं, धान का उत्पादन किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा सा तेजी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लेखपाल का पेपर आपका दिन पर दिन क्या आ रहा है? नजदीक आ रहा है, और इस नजदीक को देखते हुए आपको सारी चीज को अच्छे से पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें क्या आपको समझ में आ रही होगी। आगे की मैं बात करता हूँ। तो आगे
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कैसा कंटेंट था उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तराई के बाद जो और क्षेत्र बचा हुआ है उसको मैं कल पढ़ाऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।